1928 1928 के अंदर डिराक थे बेटा, एक फिजिस्ट, जिन्होंने ये प्रपोजल दिया था कि एवरी पार्टिकल हैज इट्स एंटी पार्टिकल। इसने कहा था कि भी अगर हम एंटी पार्टिकल को ऑब्जर्व करें तो इसका सेम मास होता है, सेम मास, चार्ज इज अपोजिट टू पार्टिकल। अस्सलाम वालेकुम बेटा, न्यू सिलेबस फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर हम चैप्टर नंबर 12 न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स को डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अहम है, मैटर एंड एंटी मैटर। 1928 के अंदर डिराक थे बेटा, एक फिजिस्ट, जिन्होंने ये प्रपोजल दिया था कि एवरी पार्टिकल हैज इट्स एंटी पार्टिकल, कि हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। ये 1928 के अंदर डिराक ने कहा था। इसने कहा था कि भी अगर हम एंटी पार्टिकल को ऑब्जर्व करें तो इसका सेम मास होता है, सेम मास, चार्ज इज अपोजिट टू पार्टिकल। मास सेम होगा मगर इसका जो चार्ज है वो पार्टिकल के अपोजिट होगा। अब यहाँ एक बात को नोटिस कीजिएगा, हमने बेटा इलेक्ट्रॉन, इसका एक एंटी पार्टिकल पढ़ा हुआ है हमने, पॉजिट्रॉन, ठीक है, ये एंटी पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर इसका मास होता है, जबकि इसके ऊपर चार्ज अगर देखना चाहें तो इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होता है। ये एक बात यहाँ पर नोट रखिएगा। इस पॉजिट्रॉन को 1932 के अंदर एंडरसन थे, एक दूसरे फिजिस्ट एंडरसन, एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के जरिए से इस पॉजिट्रॉन को बेटा वेरीफाई किया, जिसके बदले में डिराक को 1933 के अंदर, 1933 के अंदर डिराक को नोबेल प्राइज दिया गया, जबकि 1936 के अंदर इस एंडरसन एक पार्टिकल के एंटी पार्टिकल के इन्वेंशन के ऊपर नोबेल प्राइज से नवाजा गया। इसी तरह से ये एक जहद चल पड़ी कि हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल है, हो ना हो, प्रोटॉन का भी होना चाहिए, न्यूट्रॉन का भी होना चाहिए, जिसे बाद में 1955 के अंदर दो पर्सन थे बेटा, एक था बेटा सैग्रे और चैम्बरलेन। ये दो पर्सन थे जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम 1955 के अंदर एंटी प्रोटॉन को इन्वेंट किया, दरियाफ्त किया था एक्सपेरिमेंटल तौर पर। इस इन्वेंशन के ऊपर फिर बाद के अंदर इनको 1959 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया, नोबेल प्राइज इनको दिया गया एट द डिस्कवरी ऑफ एंटी प्रोटॉन पार्टिकल। पार्टिकल एक्सेलरेटर, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है बेटा। इसको हम डिफाइन करते हैं, a huge machine that accelerate charged particle such as electrons, protons to high energy speed approaching to speed of light। एक बहुत बड़ी मशीन जिसके अंदर हम पार्टिकल को एक्सेलरेट कराते हैं, वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, एक बहुत बड़ी एनर्जी ये हासिल करते हैं और इनकी जो स्पीड होती है लगभग स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लग जाती है। ये हमने पार्टिकल एक्सेलरेटर की तारीफ देखनी थी। अब इसकी कुछ टाइप्स हमारे पास बेटा आ जाती हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से जहन में रखिएगा। लीनियर एक्सेलरेटर्स, दूसरे होते हैं बेटा साइक्लोट्रॉन्स, तीसरे होते हैं बेटा बीटाट्रॉन्स। ये तीन इसकी टाइप्स जहन में रखिएगा। एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन बेटा बनता है, एनहिलेशन ऑफ मैटर, एनहिलेट करना, निगल लेना, मैटर का अपने आप को निगल लेना, ये प्रोसेस है क्या, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं?
When an electron interact with the positron, they annihilate into two gamma ray photons. This process is called as annihilation of matter. जब इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये एक दूसरे को निगल लेते हैं, एनहिलेट कर लेते हैं, और बदले में रिजल्ट में दो गामा रे फोटॉन वहां से इमिट हो रहे होते हैं। इस प्रोसेस को बेटा नाम दिया जाता है एनहिलेशन ऑफ मैटर का। इलेक्ट्रॉन उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन एक दूसरे के करीब आते हैं और दो गामा रे फोटॉन्स के अंदर बेटा ये तकसीम हो जाते हैं, एनर्जी में तब्दील हो जाते हैं। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट आकर एक दूसरे से एनहिलेट होकर दो गामा रे फोटॉन्स में तब्दील हो जाते हैं। ये बेटा प्रोसेस कहलाता है एनहिलेशन ऑफ मैटर का। अब जो ये गामा रे फोटॉन यहाँ से इमिट होते हैं, इनकी एनर्जी को अगर ऑब्जर्व किया जाए, हर एक फोटॉन के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और दोनों गामा रे फोटॉन की एनर्जी को अगर चेक करें तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। ये इतनी एनर्जी के दोनों फोटॉन्स बेटा पाए जाते हैं। और हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर तो पेयर प्रोडक्शन प्रोड्यूस करानी है तो इतनी एनर्जी का फोटॉन किसी वेसिनिटी ऑफ अ न्यूक्लियस से गुजरना चाहिए, तो वो एनर्जी की लिमिट भी यहाँ पर पूरी हो रही है। एनहिलेशन ऑफ मैटर के अंदर दो चीज़ें कंजर्व रहती हैं, एमसीक्यूज के तौर पर जहन में रखिएगा। एक तो एनर्जी कंजर्व रहती है, दूसरा मोमेंटम कंजर्व रहता है, इवन के मास भी कंजर्व रहता है, चार्ज भी कंजर्व रहता है। तो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन नेचर में उस वक्त एग्जिस्ट करता है अगर तो वो चार कंजर्वेशन लॉज को ओबे कर रहा हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये चार कंजर्वेशन के रूल्स अगर तो वो ओबे करेगा तो वो नेचर के अंदर पाया जाएगा, अदरवाइज ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता जो इन चार बुनियादी कंजर्वेशन के कानून को फॉलो ही ना कर रहा हो। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा बेटा, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल एनहिलेट होते हैं, प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन भी एनहिलेट होंगे, न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन भी एनहिलेट होंगे, क्वार्क एंटी क्वार्क भी एनहिलेट होंगे। तो ये एक पार्टिकल तक नहीं है, पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल ही आकर एनहिलेट होते हैं और हमें गामा रे फोटॉन्स मिल रहे होते हैं। तो ये हमने छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना था बेटा, एनहिलेशन ऑफ मैटर, जो कि अहम भी है हमारा एमसीक्यूज के लिहाज से। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।